बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़रे वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें जो कि आपके सामने रखनी है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि किसी मुअज़्ज़ज़ शख्स ने एक दरखास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में एक दो दिन पहले। आज उसको समाअत के लिए मुकर्रर भी कर लिया गया है और 3 रुकनी बेंच भी बन चुका है। दरखास्त आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्या इस किस्म की दरखास्त भी पाकिस्तान में दायर होती है। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त ये दायर की गई है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है इसको कलअदम करार दिया जाए, यानी जिसके ऊपर 30 अरब 40-50 जितने अरब रुपए इतने अखराजात उसके ऊपर आए। हालांकि इससे पहले बारहा जो हमारे सीनियर तज्जियाकार हैं वो ये कह रहे थे कि अगर आपने शहबाज शरीफ साहब को बिठाना है, नवाज शरीफ साहब को बिठाना है या किसी को भी बिठाना है जिसको आप बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इलेक्शन ना कराएं, बस वो एक तकरीब मुनक्कद करें, बात खत्म करें। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्शन को कलअदम करार दे जाती है तो फिर उसके बाद क्या होगा। अब 2-3 पॉइंट सामने आ रहे हैं। एक तो ये है कि काजी साहब इसमें ये भी कह सकते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन क्योंकि एक आईनी इदारा है तो ये उनका इख्तियार है, तो लिहाजा मैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल को ये केस भेज रहा हूं, वहां भी भेज सकते हैं। और इलेक्शन को कलअदम करार देकर ये अजर मज़ा काफी लोग भी ये कह रहे थे कि अब अगले 5 साल भी जो जिस तरह हुकूमत चल रही थी उसको भी दे सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है काजी साहब कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन बाकी सब पार्टियों ने किए थे। जब तहरीक इंसाफ ने किए तो उन्होंने कहा नहीं बाकी सबके ठीक है, आपके गलत हैं, तो लिहाजा आपसे निशान भी वापस लिया जाता है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान की अदालतों में होती हैं। इसके ऊपर फैसला आना कोई ये बड़ी बात नहीं है, ये हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है। बहरहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर, जब कल मौलाना फजल रहमान साहब ने इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के बाद बहुत सी चीजें खुलकर सामने आई और एक तनकीद और तारीफ का जो सिलसिला है वो कल से शुरू हुआ है। उन्होंने बाकायदा तौर पर जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के ऊपर इल्जामात लगाए। आज जनरल फैज हमीद ने उसका रद्द-ए-अमल दिया है, बाकायदा उसका जवाब दिया है। उनका जवाब क्या है वो आपके सामने रखता हूं। मौलाना फजल रहमान साहब ने यह कहा कि ये जो साइफर वाले मामले को मद्देनजर रखते हुए रजीम चेंज की गई, तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई गई, असल में हमें बुलाया गया था। मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि उसमें फैज हमीद साहब मौजूद थे, मैं था, जनरल बाजवा थे, बाकी लोग थे, हमें बुलाया गया था और जनरल बाजवा ने ये कहा था कि तहरीक अदम एतमाद लाएं और जनाब अली इमरान खान को घर भेजें, और बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद के हक में थी। मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि मैं हक में नहीं था। ये उनका इल्जाम था, बहुत बड़ा इल्जाम है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ये कह चुकी है कि ये जो साजिश की गई थी, मुदाखलत नहीं थी, साजिश की गई है, यानी मुख्तलिफ वो बयाने दे चुकी है, उनका बयाना नहीं माना गया था। हालांकि साइफर केस में 10 साल की सजा भी सुनाई गई है। बहरहाल वो अलग बात है, अगर उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे तो काफी लंबी हो जाएगी। तो इसके ऊपर जनरल फैज ने अपना एक वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ रखा है। उन्होंने कहा है कि जब ये मुलाकात हुई थी मौलाना फजल रहमान साहब की जनरल बाजवा के साथ, यानी 26 मार्च 2022 को, इससे तकरीबन को 3-4 माह पहले मैं इस्लामाबाद से चला गया था, यानी 21 अक्टूबर से मैं इस्लामाबाद से चला गया था और उस वक्त मैं ISI में शामिल नहीं था, मैं कोर कमांडर पिशावर था। हालांकि ये मुलाकात हुई थी, इवन के मैंने अभी रिसर्च किया है, ये मुलाकात जिस मुलाकात का मौलाना फजल रहमान साहब जिक्र कर रहे हैं कि 26 मार्च 2022 को जनरल बाजवा साहब के साथ मुलाकात हुई, और बिल्कुल मुलाकात हुई थी, ये तस्दीक हुई है। इसमें बिलावल भुट्टो साहब मौजूद थे, अख्तर मेंगल साहब उसमें मौजूद थे, शाहजेन बुगटी उसमें मौजूद थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी उसमें मौजूद थे, और इस्लामाबाद के मारगरा हिल रोड पर जो ISI का दफ्तर है वहां पे ये मुलाकात हुई थी। असल में जनरल फैज ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा मैंडेट ही नहीं था, मैं तो कोर कमांडर पिशावर था। तो हुजूर वाला बात आपकी सही है, लेकिन मैंडेट तो जनरल बाजवा का ही नहीं था ना। जनरल बाजवा के पास ये कौन सा इख्तियार था कि वो किसी भी पार्टी के सरबराहों को बुलाकर वो ये कह सकते हैं कि फलां की हुकूमत गिरा दे। मैंडेट तो उनके पास भी नहीं था। मैंडेट जिस तरह आपके पास नहीं था, इनके पास नहीं था, तो उन्होंने गलत मैंडेट का फायदा उठाया, तो इसी तरह उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। बहरहाल उन्होंने अपना रिस्पॉन्स कर दिया है, आगे इसका सिलसिला क्या चलता है। लेकिन एक बड़ी खबर, जब कल से तहरीक इंसाफ का वफद मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने गया था, मिलने के बाद फिर जब मीडिया टॉक की गई हाफिज हमदुल्ला की जानिब से, और उसमें साथ बैरिस्टर सैफ भी मौजूद थे, उसमें यह नहीं कहा गया था कि किसी वोट के बारे में मांगा गया है या वोट नहीं मांगा गया। यानी मीडिया को जस्ट यही बताया गया कि अब इलेक्शन में जो धांधली हुई है उसके ऊपर इत्तफाक हुआ है, अब हम धरने देंगे, एहतजाज करेंगे। अगर एहतजाज के हवाले से बात की जाए तो मुझे याद आ रहा है
کہ آج ہی شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ F9 پارک میں اسلام آباد میں جو دھرنا ہوگا، احتجاج ہوگا کل سے، کیونکہ ہفتے کے روز سے پاکستان تحریک انصاف ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھے گی، اور شیر افضل مروت نے کہا کہ میں خود احتجاج کو لیڈ کروں گا۔ بہرحال اس کے اوپر اتفاق ہوا ہے جو میڈیا ٹاک میں ہمیں بتایا گیا ہے، لیکن اصل سٹوری کچھ اور ہے۔ اصل سٹوری یہ ہے کہ اصل میں یہ لوگ عمر ایوب کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے گئے تھے۔ ایون کہ رات ایک پروگرام میں عمر ایوب صاحب موجود تھے، انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی سے بھی ووٹ مانگنے کے لیے جا سکتا ہوں اور وہ میں ووٹ مانگوں گا۔ اب اس میں جہاں تک میرے پاس کچھ ذرائع سے خبر پہنچا رہے ہیں کہ علی محمد خان صاحب ہیں، ان کی جانب سے بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم MQM کے پاس بھی عمر ایوب کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو اب جو مجھے لگ رہا ہے وزیر اعظم کا وفاق کا جو پروگرام تھا مسلم لیگ نون کا، وہ ورتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بھی خود یہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، ایون کہ کل رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے، ان کے موت پر جو بڑے اہم شخصیات ہیں انہوں نے اس حوالے سے واضح طور پر اپنا موقف دیا ہوا ہے کہ اگر آزاد امیدواران جو ہیں یعنی پاکستان تحریک انصاف اگر اپنی حکومت بنانا چاہے وفاق میں تو وہ بنا سکتی ہے، یعنی کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ NA 130 کی سیٹ ہار چکے ہیں، اگر ان کو وزیر اعظم بنا بھی دیا جائے تو بعد میں کہیں سے گڑبڑ ہوگی۔ تو جو ذرائع بتا رہے ہیں یا فارم 45 بتا رہے ہیں ان کے مطابق تقریباً 34 سے 35 ہزار کی جو لیڈ ہے وہ یاسمین راشد دے چکی ہے۔ تو کہیں سے اگر گڑبڑ ہوئی تو جب نیچے سے پھٹا کھینچیں گے تو نواز شریف صاحب تو نیچے آ جائیں گے تو وزیر اعظم دھڑم سے گرے گا۔ تو اسی وجہ سے نواز شریف صاحب وزیر اعظم تو بنتے ہی نہیں ہیں، تو شہباز شریف صاحب بھی کہہ لیجئے وہ کہتے ہیں کہ اگر نہ ہی بنے تو بہتر ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہوگی، باقی مختلف جماعتیں ان کو ساتھ ملانی ہوگی، تو پھر کہہ لیجئے کہ کوئی مزہ نہیں آئے گا حکومت کا، اور ساتھ کہہ لیجئے کہ اختیارات ان کے پاس کافی محدود ہوں گے۔ اسی وجہ سے نون لیگ کا جو پروگرام ہے وہ ورتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جناب علی پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے کافی ایکٹیو اور متحرک نظر آ رہی ہے۔ دوسری بات کہ اگر فارم 45 سے مجھے یاد آیا کہ آج تقریباً 2 بجے پاکستان تحریک انصاف نے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے ان کو بلایا ہوا ہے میرٹ ہوٹل اسلام آباد میں، جس میں ان کو فارم 45 دکھائے جائیں گے، یعنی دھاندلی کے ثبوت ان کے حوالے کیے جائیں گے، ان کو دکھائے جائیں گے۔ بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ بین الاقوامی دنیا کو ثبوت دکھائے جائیں، کیونکہ بین الاقوامی دنیا پہلے یہ کہہ چکی ہے، میں آپ کو مختلف ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ امریکہ کا کیا موقف ہے، برطانیہ کا کیا موقف ہے، یورپی یونین کا کیا موقف ہے، پوری دنیا کا۔ تو اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی آج کی جو اسٹریٹجی ہے یہ بڑی کمال ہے، بیسیکلی ثبوت دکھانے ہیں اور ساتھ ان سے مطالبہ بھی کرنا ہے کہ کسی بھی ملک میں ہوں یا